इम्पोर्ट की सूरत हाल हमारे पाकिस्तान में काफ़ी इस वक्त ख़राब है। बाकी के जो सेक्टर हैं वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे रॉ मटेरियल। तो फर्टिलाइज़र में बिल्कुल भी जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। सर देखिए, फर्टिलाइजर में जो मेजर, मैं पहले भी कहा, नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया है। वो हमारी मेजर जो हम यूज करते हैं 6 मिलियन 5.8 से 6.2 6.3 मिलियन टन का हमारा और नॉर्मल ऑफ टेक होता है नॉर्मल कोर्स में एक साल के अंदर। तो वो सबसे ज्यादा कंजम्पशन यूरिया की, यूरिया हम इन हाउस बना रहे हैं। डीएपी जो है ना, डीएपी के लिए सर हम हमारा जो 50 to 60% है वो इम्पोर्ट करते हैं। 40% फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम बनाता है, लेकिन उसके लिए भी जो उसका रॉ मटेरियल आता है फॉस एसिड के नाम से, वो भी इम्पोर्टेड होता है, जिसकी मेजर कॉस्ट होती है। वही 50 to 70% उसकी कॉस्ट होती है। उसके बाद गैस की कॉस्ट होती है। इन्फ्लेशन, ये चीजें बढ़ी हैं, उससे बिल्कुल किसान के इश्यूज तो बढ़ेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से आगे जाके आपके कमोडिटीज और जो फूड इन्फ्लेशन आप करंटली देख रहे हैं इतना ज्यादा एलिवेटेड, वो इसी वजह से है कि वो पास ऑन भी हो रहा है इजी, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है और सप्लाई कम है। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ सिद्दीक सरवर आपकी खिदमत में हाज़िर। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त जिस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है, उसमें देखना यह है कि जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि बैंकिंग सेक्टर एक रिकॉर्ड प्रॉफिट के साथ मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त फर्टिलाइज़र सेक्टर की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर इस वक्त मार्केट में एक अच्छे डिविडेंड यील्ड के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कितना हमारा ज़राअत के ऊपर हम इन्हिसार करते हैं, आज इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि इस वक्त जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसका मार्केट के अंदर कितने परसेंट का जो है वो शेयर है। मार्केट की अगर बात की जाए तो इस वक्त लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल की अगर हम बात करते हैं तो उसका 4.4% फर्टिलाइज़र सेक्टर है। और अगर हम इसको पाकिस्तान की टोटल जीडीपी की बात करें तो अप्रॉक्स वी कैन से इट के 1% पाकिस्तान की जीडीपी का डिपेंड करता है फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर। टोटल इस वक्त पाकिस्तान में 6 बड़े प्रोड्यूसर हैं जो खाद की इंडस्ट्री के साथ लिंक हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइज़र और दाऊद हरकुलस। ये वो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान की मेजर हैं जो खाद की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान पिछले काफ़ी दहाइयों से खुराक की जिस तरह से ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में शायद अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से हम गंदम भी अब इंपोर्ट करना शुरू कर दी है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ तो ज़रूर रही है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल ज़रूर है, बट फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल दिखाई देता है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान खाद के हिसाब से दुनिया का 21वां बड़ा प्रोड्यूसर है। सबसे पहले अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद वियतनाम, और वियतनाम के बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया दुनिया को खाद की प्रोडक्शन करके सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर 21वां, पाकिस्तान जो है ना वो प्रोडक्शन के हिसाब से 21वां बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर खाद की प्रोडक्शन का। बट देखना यह है कि ये हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर पाता है या हमें इसके लिए भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसकी हम बात करेंगे। एक छोटा सा पैकेज यहाँ पर देखते हैं, पैकेज देखने के बाद इस पर बात करें। पाकिस्तान की मईशत में ज़रई शोबे के लिए खाद की सनत एक बुनियादी जुज़ है। खाद की सनत मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ये शोबा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 4.4% और मुल्क के मजमूई जीडीपी में 0.9% हिस्सा डालता है। इस वक्त पाकिस्तान में खाद के 6 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें फौजी फर्टिलाइज़र्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी, दाऊद हरकुलस और फातिमा फर्टिलाइज़र शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हुकूमत भी पाकिस्तान के ज़राअत और खाद के शोबे में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। आउटपुट सेल टैक्स और इनपुट सेल टैक्स के दरमियान दूरी की वजह से खाद की सनत को एक अहम मसला दरपेश है। फिलहाल वो आउटपुट सेल्स टैक्स के मुकाबले में ज़्यादा इनपुट सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है जो पिछले साल के बजट के बाद भी हुकूमत के साथ सामने आया था। मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि चंद माह कबल लागू किए गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को शदीद तकनीकी मुश्किलात का सामना है। फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल FMEAC के अरकान ने हुकूमत के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाअहली और नाकारा होने की निशानदेही की और दावा किया कि हुकूमत ने फिजिबिलिटी स्टडी किए बगैर सिस्टम दरामद किया और ये बहुत सी तकनीकी खराबियों के साथ नाकाम साबित हो रहा है। उधर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने कहा है कि खाद के सनतकार अपने मफाद के लिए बेबुनियाद दावे कर रहे हैं।
2015 में IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का रोल आउट पर जारी पेशरफ्त मजीद रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ठोस बुनियाद बनाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक तारीखी इकदाम है जिसका मकसद मईशत के अहम शोबों बशमूल सीमेंट, चीनी, खाद और तंबाकू में सेल्स टैक्स की वसूली और डिजिटलाइजेशन में बेहतरी लाना है। खाद की सनत के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का ख्याल अप्रैल 2022 में पेश किया गया। इस वक्त दुनिया भर में ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि मईशत की डिजिटलाइजेशन में हुकूमतों की मदद करने और टैक्स की वसूली को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट कंपनी NFDC की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक खाद की पैदावार में इजाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दिसंबर 2022 के दौरान सालाना 44.7% इजाफे से 5,90,000 टन तक पहुँच गई, जबकि दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक पाकिस्तानी खाद की पैदावार 8,74,684 टन तक पहुँचने की पेशेंगोई है। खाद की पैदावार में अल्जीरिया सर फहरिस्त है, जिसके बाद भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया बिल तरतीब हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 21वें नंबर पर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मुनाफा देने की एक भरपूर तारीख है। इस वक्त इस सेक्टर का औसत डिविडेंड तनासुब तकरीबन 10.72% है। खाद के शोबे की मौजूदा प्राइस टू अर्निंग रेशो तकरीबन 9.72 है। प्राइस टू अर्निंग रेशो किसी कंपनी की कदर करने का तनासुब है जो इसकी फ़ी हिस्स आमदनी अर्निंग पर शेयर के मुकाबला में इसके हिस्से की मौजूदा कीमत की पैमाइश करती है। कीमत से कमाई के तनासुब को बाज़ औक़ात प्राइस मल्टीपल या मल्टीपल द अर्निंग्स के नाम से भी जाना जाता है। जी नाजरीन, तो आपने यहाँ पर पैकेज देखा। पैकेज में हमने जिस तरह से फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर रिजल्ट्स की, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड होल्डर है, इसका करंट रेट मार्केट का 80 रुपये 63 पैसा क्लोज हुआ। और अगर इसकी मैं 12 मंथ की अर्निंग की 12 मंथ की बात करूँ लास्ट ईयर की, तो तकरीबन 12 रुपये की अर्निंग, 11 रुपये 98 पैसे की। और अगर इसकी क्वार्टर की मैं बात करूं तो क्वार्टर में 2 रुपये 99 पैसे का प्रॉफिट शो किया एंग्रो फर्टिलाइज़र ने। अगर हम बात करें एंग्रो कॉरपोरेशन की, तो एंग्रो कॉरपोरेशन का मार्केट का रेट इस वक्त 284 रुपये का और 42 रुपीज़ और 23 पैसे की अर्निंग इस वक्त लास्ट ईयर की मार्केट में विटनेस की गई। और क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो 10 रुपये 55 पैसे की अर्निंग इस वक्त मार्केट में इस क्वार्टर की एंग्रो कॉरपोरेशन की। फातिमा फर्टिलाइज़र इसी तरह से 29 रुपये का मार्केट का रेट, 4 रुपये 71 पैसे की इसकी एनुअल अर्निंग और 1 रुपये 93 पैसे का लास्ट क्वार्टर इसका क्लोज हुआ। इस तरह से अगर हम बात करें फौजी फर्टिलाइज़र की, तो फौजी फर्टिलाइज़र 97 रुपीज़ 52 पैसा मार्केट की क्लोजिंग और 11 रुपये 67 पैसे इसकी जो है ना वो लास्ट ईयर की अर्निंग। और क्वार्टर की अर्निंग की बात करें तो 4 रुपये 12 पैसा। इसी तरह से अगर हम फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड की बात करें तो 12 रुपये 52 पैसे मार्केट की क्लोजिंग, 1 रुपये 80 पैसा टोटल लास्ट ईयर की इसकी जो है ना वो अर्निंग विटनेस की गई और 45 पैसे का इसका ये क्वार्टर। इस टोटल के ऊपर अगर हम बात करें आज, तो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जो कि इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं जनाब राहुल हंस साहब। अस्सलाम वालेकुम राहुल साहब। अस्सलाम सर, कैसे आप? ठीक हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। राहुल साहब, इस वक्त अगर फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए, जिस तरह से मार्केट में बाकी के सेक्टर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हैं। इंपोर्टेड मटेरियल, रॉ मटेरियल उनका ज़्यादातर इंपोर्टेड है। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो इसको इस वक्त कहाँ ट्रेड करता हुआ देखते हैं? फर्टिलाइजर सेक्टर इन सब जो आपने अभी बातें की, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग, इन सबसे इम्यून है। रीजन क्या है सर इसके लिए? जो आप मेजरली जो हमारा कंजम्पशन है वो यूरिया की है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की है, ठीक है सर। तो बेसिकली उसके लिए जो हमें गैस चाहिए होती है हम लोकली गैस प्रोक्योर करते हैं। मारी की फील्ड से या SNGPL और SSCC इनकी फील्ड के ऊपर से गैस आ रही होती है और गैस से ही आपका मेजरली यूरिया का फर्टिलाइजर या उसमें फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है, उनके जो अंदर जो मेजर रॉ मटेरियल है वो फीड ही है, और यूरिया के अंदर फीड ही रॉ मटेरियल है और फ्यूल के लिए भी गैस ही यूज होती है, ठीक है। इसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर आपका इन सब फैक्टर्स की जैसे इम्यून है। इसकी वजह से आपने देखा भी होगा एंग्रो की प्राइसेस, ईफर्ट के प्राइसेस, FFC की प्राइसेस ना फर्म है, हिले नहीं है इतने ओवर द पीरियड, बल्कि और बेहतर हुए बिकॉज इनकी यील्ड बहुत अच्छी है। अगर मैं सबकी यील्ड की बात करूं, FFC और ईफर्ट की, इन दोनों की यील्ड 20% अबव है। गिवन द करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, ये यील्ड इनकी काफी अच्छी है, गिवन द फैक्ट के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 20% के। ये राहुल साहब, जिस तरह आप डिविडेंड यील्ड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गैस की प्राइसेस, जिस तरह से IMF का प्रेशर है, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेशियो आप देखें काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये कंपनीज बैंक से बोरो करती हैं, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके बावजूद ये क्या आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा ये सेक्टर? बिल्कुल सर, देखें जो आपने गैस के बढ़ाने की बात की, अभी जो फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर जो प्राइस की सख्त है ना वो बहुत अच्छी है।
मतलब प्राइस पास ऑन अभी कर सकते हैं। उसके पीछे दो मेजर रीजन है सर। एक तो इंटरनेशनली अगर आप यूरिया इंपोर्ट करने जाएंगे ना, वो बहुत मिलेगा। अभी भी करंटली आप 60-70% रफली 50 से 70-60% आप जो है वो फर्टिलाइजर डिस्काउंट कर रहे हैं। राहुल साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आप जरा दोबारा कहिएगा क्या कह रहे हैं। इंपोर्ट के ऊपर 60 से 65% क्या कह रहे थे? जी, अगर यूरिया आप इंपोर्ट करते हैं ना, आज जाके इंपोर्टेड मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करते हैं, जो मेजर जो इंपोर्ट करते हैं वहां से, क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया से, तो वो वहां पे जो मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। वहां से हमें महंगा मिल रहा है, यहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है। वहां से मंगवाएंगे 6-7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए का पर बैग मिलेगा। यहाँ पे मार्केट में जो भी बिक रहा है वो 33-55 रुपए का बेसिकली जो कंपनी आगे डीलर्स को बेच रही है। डीलर लेकिन प्रीमियम रख के बेच रहे हैं। तो अगर यहाँ से गैस के प्राइसेस बढ़ा भी देते हैं, जो कि पर बैग इम्पैक्ट बनता है कोई 400 रुपए, जो कि हमारी नेटवर्क के लिए नहीं बढ़ा, एसजीसी और एसएनजीपी नेटवर्क के लिए बढ़ चुका है। ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 400 रुपए का है। अगर गवर्नमेंट प्राइसेस और बढ़ा देती तो मतलब मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होगा, डबल द अमाउंट भी करते तो 800 रुपए का इम्पैक्ट होगा। तो 2300 वाला बैग आपको 31-3200 रुपए में डीलर को मिल रहा होगा। डीलर आगे अपना मार्जिन रख के बेच रहा होता है। अभी सर आपको एग्जांपल दिया, आपने कहा ये सारे फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन है। अभी भी जो डीलर बेच रहा है वो 2800 से 3000 का बेच रहा है। तो बीच में जो मार्जिन, वो डीलर अपना मार्जिन रख रहा होता है। जी, ये तो राहुल साहब एक मार्केट की प्राइस की आपने बात करती ना। अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखो, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं, जिस तरह से आईएमएफ के साथ हमारी शराइत अभी तक हो नहीं पा रही हैं, जो भी शराइत उन्होंने रखी, स्पेशली अगर मैं यहाँ पर फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर बात करूं, जो कि इसकी आईएमएफ की तरफ से 2015 में एक आया था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाया जाए, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका रिकॉर्ड रखा जाए, को बैच सिस्टम होना चाहिए, खास करके स्पेशली 4 सेक्टर के अंदर उन्होंने सीमेंट है, टोबैको है, फर्टिलाइज़र है और शुगर के अंदर उन्होंने एक ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात की थी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान से जो फर्टिलाइज़र है ये स्मगल भी हो रहा है, दूसरे ममालिक में भी निकल रहा है कहीं से? सर, स्मगलिंग की जो मेजर मार्केट थी वो अफगानिस्तान थी। वो लास्ट ईयर गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ 90-95% हद तक ना उस स्मगलिंग को रोका है। उस टाइम पे जो सर प्राइस के अंदर जो एक आपने मार्केट के अंदर प्राइस और जो डीलर को जिस रेट पे मिल रहा था, उस टाइम पे एक प्रीमियम चार्ज हो रहा था। वो प्रीमियम था 600-700 रुपए का, जो कि आज 400-500 रुपए का मिनिमम प्रीमियम है जो डीलर चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर वो जो मेजर जो आपका स्मगल हुआ था अफगानिस्तान हुआ था, वाया लैंड, ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर, वहां पे गया था। और कहीं हम स्मगल हो नहीं सकता, ना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पोर्ट के थ्रू जा नहीं सकता। तो बेसिकली ट्रेस एंड ट्रेस सिस्टम, जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की जो गवर्नमेंट ने बात की, वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। बट टू सम एक्सटेंट के वो कंपनीज के थ्रू वो डेटा मेंटेन करते हैं कि किस रीजन में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सिटी में कितना माल जा रहा है और वहां पे कंजम्पशन कितनी। उसके थ्रू उन्होंने उसको थोड़ा बहुत मतलब काफी हद तक रोका है। लेकिन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फुली इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ। वो बेसिकली कहा आईएमएफ ने क्यों था, उसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो रीजन था कि वो जीएसटी आप जो क्लेम करते हैं, जो बेसिकली सेक्टर को जीएसटी के अंदर लाना था कि फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगेगा, तो अभी फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स नहीं है। आपका इनपुट के ऊपर भी टैक्स नहीं है, आउटपुट के ऊपर भी टैक्स नहीं है। तो इनपुट के ऊपर जो कंपनीज टैक्स क्लेम नहीं कर सकती, उसको पास ऑन कर दिया प्राइसेस बढ़ा के। ठीक है, तो फर्टिलाइजर टैक्स सेक्टर जो अभी वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो अभी वो उसके ऊपर अभी कोई टैक्स है नहीं। गवर्नमेंट ने जीएसटी 0 कर दिया था लास्ट बजट के। जी राहुल साहब, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं कि इंपोर्ट की सूरत हाल हमारे पाकिस्तान में काफ़ी इस वक्त ख़राब है। बाकी के जो सेक्टर हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे रॉ मटेरियल। तो फर्टिलाइज़र में बिल्कुल भी जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। सर देखिए, फर्टिलाइजर में जो मेजर, मैं पहले भी कहा, नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया है। वो हमारी मेजर जो हम यूज करते हैं 6 मिलियन 5.8 से 6.2 6.3 मिलियन टन का हमारा और नॉर्मल ऑफ टेक होता है नॉर्मल कोर्स में एक साल के अंदर। तो वो सबसे ज्यादा कंजम्पशन यूरिया की। यूरिया हम हाउस बना रहे हैं। डीएपी जो है ना, डीएपी के लिए सर हम हमारा जो 50-60% है वो इम्पोर्ट करते हैं। 40% फौजी फर्टिलाइजर विन कासिम बनाता है। लेकिन उसके लिए भी जो उसका रॉ मटेरियल आता है फॉस एसिड के नाम से, वो भी इम्पोर्टेड होता है, जिसकी मेजर कॉस्ट होती है। 50-70% उसकी कॉस्ट होती है। उसके बाद गैस की कॉस्ट होती है। तो फर्टिलाइजर में जो मेजर आपका रिलायंस है वो यूरिया के ऊपर है। और यूरिया का जो जैसे मैंने बात की, वो हम सारा इन हाउस बनाते हैं। वो भी है, कैन भी है, जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो भी हम लोकली बनाते हैं। एनपी है, जो नाइट्रोजन फॉस्फेट है, उसके लिए फॉस रॉक चाहिए होता है, उसकी कम क्वांटिटी होती है।
वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते। तो जो मेजर हमारा इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस है वो डीएपी का है, वो जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है ना, उसका हमारा मेजर रिलायंस है उसके ऊपर। वो हम 60% इंपोर्ट करते हैं, 40% लोकली करते हैं, जिसकी आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा लास्ट ईयर एंड हाफ में ना, उसकी डिमांड ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुई है। रीजन ये है कि इंटरनेशनली मार्केट में डीएपी डैप के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, 14,000 तक चले गए थे, जो कि अभी कम होके 9,000 9,500 तक आ गए हैं, जो कि हिस्टोरिकली आप देखते हैं तो 3-3,500 से ऊपर आपको प्राइसेस नजर नहीं आते। तो 4-5 टाइम्स प्राइसेस बढ़ गए थे एट टाइम्स। उसकी वजह से उसकी कंजम्पशन बहुत कम हो गई थी, तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट में एनपी, एनपीके या यूरिया का ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे रादर देन डैप का। तो हाँ, जी, तो यहाँ पर जिस तरह से आप राहुल साहब बात कर रहे हैं कि डैप की और यूरिया की कंजम्पशन जो है ना वो बढ़ गई है, लेकिन देखना यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली हाइब्रिड सीड के ऊपर जा रहे हैं बहुत सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो हैं, तो इससे हमारी डैप की जो खपत है या रिक्वायरमेंट है वो कम होगी हाइब्रिड सीड की वजह से। सर सीड्स जो है ना, देखिए फर्टिलाइजर का जो काम है ना, उसमें 3 चीज होती है। एक आपका फर्टिलाइजर लगता है इटसेल्फ, उसके बाद आपका सीड भी लगता है, देन पेस्टिसाइड भी होता है कि अगर कोई आपके जो फसल है उसको कोई जैसे लोकस्ट अटैक हुआ था एक टाइम पे, टिड्डी दल का अटैक हुआ था या कोई और इंसेक्ट अटैक ना, उससे बचाने के लिए आप पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। सीड्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पे ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा वो यूज होता है, उसकी यील्ड को बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन लैंड को फिर से उगाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए यूरिया का, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल जरूर होता है। तो सीड्स तो अभी नहीं हो, पता नहीं आईसीआई भी सीड्स बना रहा होता है, और बहुत सारी सीड्स की कंपनीज है वो सीड्स बना रही हैं, कितने सालों से बना रही हैं, वो यूज होता है। क्योंकि जब आप कोई फसल लगाते हैं उसमें सीड जरूर लगता है, ठीक है ना, फिर यूरिया लगता है, तो सीड की नीड तो आपको हर वक्त पड़ती है। जी राहुल साहब, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, तो नाजरीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज फर्टिलाइज़र सेक्टर की, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च जनाब राहुल हंस साहब। मार्केट में जिस तरह से देखा ये जा रहा है, उन्होंने बड़ी डिटेल में इसकी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन की और फर्टिलाइज़र की यूजेज की बात की पाकिस्तान के अंदर। राहुल साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आप। जी बिल्कुल सर। जी राहुल साहब, अभी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक्स का 20%, तो अगर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जब बैंक से बोरो करेंगी, बोरो करने के बाद मार्केट में जब अपनी प्रोडक्शन लेके आएंगी, तो यकीनन सी बात है कि उनका मार्केट में वो रेट तो नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी एक किसान को मिलता था। तो आप क्या समझते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है किसान का, वो इससे और बढ़ेगा? अभी जो आपने बात की कि 12 से 13 हज़ार रुपये की, जिस तरह से हमने डैप की बात की, तो मार्केट में आप क्या समझते हैं कि इन रेटों को सस्टेन किया जा सकेगा? सर हाँ, देखें इसमें 2 रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सर जो डैप के प्राइसेस हैं वो कम होंगे, दूसरा जो आपके क्रॉप्स के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। कमोडिटी के प्राइस इंटरनेशनली और लोकली भी आपने देखा होगा रिसेंटली पोस्ट फ्लड्स बहुत ज्यादा एलिवेट हो गए थे, इंक्लूडिंग टमाटर आप ले लें इनिशियली, फिर आप पोटेटोज ले लें, प्याज ले लें, सबके प्राइसेस एलिवेट हुए थे। और दूसरा सर जो किसान को, जो बड़े किसान है, अगर मैं 60% ऑफ योर टोटल, तो मैं कह रहा हूँ कि जो सर 60% जो आपका किसान है ना, वो बड़ा किसान है, जिसकी आपकी खाद की जो कॉस्ट है ना वो 10 से 20% के बीच में से ज्यादा नहीं है। Okay. तो खाद आपकी मेजर कॉस्ट नहीं है। बड़े किसान जो 40% जो किसान है उसके लिए खाद की कॉस्ट आपकी हो जाती है 40-50%, वो इम्पैक्ट होता है, इसीलिए वो ज्यादा फिर वो डैप और ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो फिर उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाता है, जैसे एनपी है, नाइट्रोजन फॉस्फेट है, या एनपीके है, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटैश जो वो है, तो उसके ऊपर वो लोग स्विच करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन ये चीजें बढ़ी हैं उससे बिल्कुल किसान के इश्यूज तो बढ़ेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से आगे जाके आपके कमोडिटीज और जो फूड इन्फ्लेशन आप करंटली देख रहे हैं इतना ज्यादा एलिवेटेड, वो इसी वजह से है कि वो पास ऑन भी हो रहा है इजीली, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब भी ऐसा फिनोमेना चलता है तो वो किसान को और जो बेसिकली बिजनेसमैन है उनको एक अच्छा प्रॉफिट होता है और वो आगे जाके प्राइस पास ऑन कर लेते हैं एंड यूजर को। जी राहुल साहब, जैसे आपने सप्लाई एंड डिमांड की बात की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क तो ज़रूर है, लेकिन हम ज़राई ज़मीनें काट काट के सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं, जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का उसको हम डंप करते जा रहे हैं सोसाइटियों के अंदर। तो इस तरह इसको किस तरह से देखते हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर? सर ये आपने बड़ी वैलिड पॉइंट वाली बात की, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अगर आप फर्टिलाइजर कंजम्पशन की बात करेंगे ओवर द पीरियड, वो इतना बढ़ा ही नहीं है, जबकि आपकी पॉपुलेशन देखें ना कितनी ज्यादा बढ़ गई है।
तो सर वो आपका वो इसी रीजन की वजह से कि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन हमारा पीछे से जो हमारा बैकलॉग है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वीट भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हर चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो इसी की वजह से कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, उसको अग्रेसिवली ना इसको खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज या अदर पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, रादर देन उसको आप क्रॉपिंग के लिए यूज करें। तो वो तो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि ये जो चीजें जो आपका जो फर्टाइल लैंड है वो कम हो रही है, उसको आप हाउसिंग के अंदर या किसी और फैक्ट्रीज या कुछ भी आप उसको प्रॉपर्टीज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सर इसकी वजह से आगे आने वाले सालों में हमें और मसला होगा और मे बी हम और ज्यादा इम्पोर्ट पे रिलाई करना शुरू हो जाए। जो हम कहते हैं पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन वो एग्रीकल्चर आगे जाके फिर वो फेड होना स्टार्ट। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ेंगे, कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनानी पड़ेंगी कि जो इसको पहले से चेक करें कि क्या ये लैंड जो है वो फर्टिलाइज के लिए यूज़ हो सकती है और उसको जो है ना सोसाइटीज़ के लिए बैन किया जाए। यहाँ पर मैं टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ अगर आऊँ, आपने देखा जिस तरह से मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड देखा जा रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर का, तो आप क्या देखते हैं इस वक्त फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो किस मल्टीपल पे, किस पी रेशियो पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा इस तमाम सिनेरियो के बाद फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर? सर फर्टिलाइजर पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो है। इंटरेस्ट रेट जैसे ही सर अभी भी अगर आप गिलफर्ड की बात करेंगे 22% 21% का उसकी डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। आगे जाके एफएफसी की भी कोई 20-21% यील्ड है। तो सर वो आगे जाके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसके अंदर है कि यार हाँ ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जैसे फर्टिलाइजर हो गया तो उसमें उनको रहना चाहिए। रीजन उसका क्या सर, आगे जाके जब आधा एक साल के बाद जब इंटरेस्ट रेट का डाउनवर्ड साइकिल स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको फर्टिलाइजर बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होंगे। अगर फॉर इंस्टेंस आप आगे जाके कोई 12-13 या 15% के इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं और फर्टिलाइजर ऑन करंट प्राइसेस आपको 20-21-22% की यील्ड दे रहा है, तो मेरे ख्याल से तो कोई एक इन्वेस्टर है, अगर वो पैसिव इन्वेस्टर है, उसको इतना अग्रेसिव रिटर्न नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, उसको एक स्मूथ रिटर्न चाहिए, फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, तो फर्टिलाइजर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। और आपने देखा भी होगा रिसेंट टाइम्स में इसके अंदर रुझान भी काफी आया है और इसके प्राइसेस भी बड़े फर्म रहे, इतने ज्यादा हिले नहीं है गिवन द फैक्ट कि मार्केट आपके सामने है इतने ज्यादा। नहीं, वो तो राहुल साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस तरह से डिविडेंड यील्ड की बात की, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी इस वक्त बहुत अच्छे पे आउट्स दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं इन्वेस्टर जो है वो इजी मनी की तरफ जाएगा या वो एक रिस्क लेता है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी के किसी भी ऐसे सेक्टर के पीछे इन्वेस्टमेंट करे जो कि उसको पे आउट अच्छा दे रहा हो? सर बैंकिंग का आई डोंट थिंक किसी का 20% से ऊपर की यील्ड होगी। यूबीएल की भी कोई 18-19 मेरे ख्याल से 19-20 नहीं, अगर एवरेज देखें बैंकिंग सेक्टर का 21% का प्रॉफिट जो है ना उन्होंने पोस्ट किया लास्ट ईयर दिसंबर में। लास्ट ईयर एक्सचेंज गेन्स भी थे ना उनके, आपने देखा होगा वन ऑफ एक्सचेंज गेन्स भी थे, हर बैंक के एक एक्सचेंज गेन्स थे। नहीं, वो कैपिटल गेन तो यकीनन जब पैसा डिवैल्यू हुआ है, डॉलर जो है एप्रिशिएट हुआ, तो उस पर फायदा तो हुआ ना बैंक्स को। सर वो बैंक्स को देखे ना, उस टाइम पे 2 रेट चल रहे थे। वो एक टेक्निकल है कि वो उस टाइम पे 2 रेट चल रहे थे, आपके मार्केट का रेट अलग था और एसबीबी का रेट अलग था। तो वो बेसिकली उसके ऊपर जो स्प्रेड था वो बैंक ज्यादा कमा रहे थे कि वो एलसी एक्सपोर्ट की एलसी एक रेट पे रिटायर कर रहे थे, इंपोर्ट की एलसी दूसरे रेट पे रिटायर कर रहे थे। तो उसकी वजह आपने देखा भी होगा एसबीबी अपनी एमपीसी में या जो गवर्नर साहब है वो हमेशा कहते हैं कि हम बैंक्स को इस चीज के ऊपर पेनलाइज करेंगे या उनको एक एडिशनल टैक्स लगा देंगे। तो वो बातें करते हैं। आगे जाके भी अर्निंग्स बिल्कुल बैंक्स की अर्निंग अच्छी रहेंगी जो गिवन करंट इंटरेस्ट रेट है, लेकिन फर्टिलाइजर की भी सर उसके पास भी जैसे मैंने पहले बात की प्राइसिंग पावर है, बिल्कुल है। जी नाजरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे हेड ऑफ रिसर्च इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ जनाब राहुल हंस साहब, जो कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे कि इस वक्त मार्केट में अगर देखा जाए तो 20% से प्लस डिविडेंड यील्ड की बात की गई जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की है। अगर मैं यहाँ पर फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करूँ, टोटल KSE 100 इंडेक्स की अगर मैं एवरेज डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो डिविडेंड जो है वो यील्ड इसकी 6% बनती है कराची स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी लिमिटेड कंपनीज है जो लिस्टेड है मार्केट के अंदर। और अगर यहाँ पर मैं फर्टिलाइजर सेक्टर की सिर्फ बात करूं तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो अप्रॉक्स वी कैन से इट के 10.72% के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर की। अगर मैं स्क्रिप्ट वाइज बात करूं तो एंग्रो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स 20.5% 20.46% की डिविडेंड यील्ड के ऊपर फर्टिलाइजर सेक्टर में तमाम जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद मैं बात करूं एंग्रो कॉर्पोरेशन की तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर 8.8% के डिविडेंड यील्ड जो है वो विटनेस की जा रही है मार्केट के अंदर। इस तरह से हमने इनके रेट्स की भी बात की थी और इसकी हमने अर्निंग पर शेयर की भी बात की कि क्लोजिंग जो ईयर क्लोज हुआ था उसकी जो टोटल अर्निंग थी उसकी भी बात की। फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें तो वो 12% की डिविडेंड यील्ड के ऊपर काम कर रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है।
एफएफसी की बात करें तो अप्रॉक्स वी कैन से के 15% के डिविडेंड यील्ड इस वक्त फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की देखने में आ रही है। जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की कि जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आईएमएफ ने 2015 में पाकिस्तान के अंदर लागू करने की बात की थी, बट अभी तक उसके ऊपर कोई खातरखा इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। जिस 4 सेक्टर की बात की हमने, सीमेंट सेक्टर की, शुगर सेक्टर की, फर्टिलाइज़र सेक्टर की और टोबैको की, तो देखना यह है कि क्या वो स्मगलिंग की जो खदशात आईएमएफ के थे वो अभी तक हैं या उसमें से किसी तरह से कोई दूर किए जा चुके हैं। तो एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स की कलेक्शन की बात करता है, तो उसके ऊपर इन तमाम सेक्टर, इन 4 सेक्टर्स की जिनकी हमने स्पेशली बात की कि किस तरह से उनकी प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाए और उसके ऊपर जो रिटर्न टैक्स की मद में गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है उसके ऊपर वो देखना यह है कि क्या वो पूरी प्रोडक्शन को शो किया जा रहा है गवर्नमेंट के कागजात के अंदर या नहीं। आज हमने टोटल अहाता करने की कोशिश की फर्टिलाइजर सेक्टर की। जिस तरह से हमने बात की कि ज़रई ज़मीनों को काट काट के सोसाइटीज़ के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यकीनन ये एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा जो है वो अलमिया है कि इस वक्त इसके ऊपर कोई यकीनन रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी को इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ेगा कि इस तरह की कोई भी सोसाइटीज़ जो हैं वो ना बने, ख़ास करके स्पेशली फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उसकी जो ज़रई ज़मीनें हैं उसको ना काटा जाए। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह से मैयज़ लेती है। आईएमएफ किस तरह से पाकिस्तान को किन शराइत के ऊपर, जो हमने लास्ट वीक में बात की थी कि नई नई शराइत तो ज़रूर आ रही हैं। अभी हमें चाइना से जो $700 मिलियन और उसके बाद $500 मिलियन मिले थे, वो पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करने के लिए कितने काफ़ी हैं। तो ये एक अभी तक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। इसके ऊपर देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या मैयज़ लेती है। अभी फ़िलहाल तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो सब आप लोगों के सामने, पॉलिटिकल डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो नाज़रीन, इस वक्त आज के इस एपिसोड से इतना ही। अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।